Yes, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning बेटा, good morning. देख, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 चला था हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था सेंटर ऑफ मास से। फिर रिजिड बॉडी में सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वो हम लोगों ने सेकंड नंबर में फाइंड किया था। देन उसके बाद जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो फाइंड किया। फिर रिलेशंस फाइंड किए कि टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, डीएल बाय डीटी इक्वल्स टू टॉर्क और एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। ये रिलेशंस फाइंड किए हम लोगों ने डिफरेंस लिख करके। देन उसके बाद हम लोग आज इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पर आ गए हैं और ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल पर्पस और इजी है काफी। देखते हैं क्या है ये। देखना, ये है इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब आप लोगों को सबसे पहले जो लगता होगा इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल कंडीशंस में है। तो इक्वल कंडीशंस में क्या होंगे? इक्वल कंडीशंस में फोर्स होंगे। कैसे होंगे वो देखो। लेट्स सपोज एक आप लोगों के पास में रॉड है, ये रॉड है, ओके। इस रॉड पर यहां पर एक फोर्स लग रहा है F। अब सोचो ये मार्कर है, यहां पर एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन जैसे ही नीचे आएगा तो ये ऊपर आएगा क्या? वर्टिकली अपवर्ड। तो यहां से एक फोर्स और लगेगा जो क्या होगा? रिएक्शन फोर्स है, वो इस एक्शन फोर्स के अगेंस्ट लग रहा है। ये F1 है, ये F2 है, ये इसका सेंटर पॉइंट है O, जहां सेंटर ऑफ मास कॉन्सेंट्रेट रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या है ये? यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है। यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का मैंने बता रखा है सेंटर पे ही सेंटर ऑफ मास होता है। तो लॉन्ग रॉड का सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होगा, ओके। अब इस लॉन्ग रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास गिवन है, फोर्सेस गिवन है F1 और F2। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होगा? कब होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में? कि जितना फोर्स यहां पर लग रहा है F1, उतना ही फोर्स F2 जो हो वो दोनों बैलेंसिंग कंडीशन में हो। बैलेंसिंग कंडीशन में कैसे? कि जैसे ही ये फोर्स नीचे जाए तो यहां से ये फोर्स जो हो वो उसके अगेंस्ट लग करके इसको वापस उसी कंडीशन में लेकर आ जाए, बैलेंस कर दे। और बैलेंस कब कर पाएगा? जब इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तभी कर पाएगा। देखना क्या होने वाला बेटा, जैसे ही नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा। सेम अगर इसी का रिएक्शन फोर्स अगर मैं यहां ले लूं तो सेम ये कहां चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं आप लोगों को समझने में, ठीक है ना? तो ये बोलता है इक्विलिब्रियम कब होगा? इक्विलिब्रियम बोलता है फर्स्ट कंडीशन व्हेन सम वेक्टर सम, व्हेन वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस आर जीरो। इक्विलिब्रियम का होता है, कंडीशन है उसकी इक्विलिब्रियम की कि कब? जब सारे फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम क्या हो जाए? जीरो हो जाए। दैट मींस वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3 इन सब का सम जीरो हो जाए। या फिर ये भी हो सकते हैं, वेक्टर है ना, तो इसको अगर हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। देखो F1 इक्वल होना चाहिए F2 के, बट डायरेक्शन में क्या है? ऑपोजिट। देखो इसके लिए अप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा बेटा। इसके लिए आप लोगों को ये तो लग रहा है कि सर मैग्नीट्यूड में F1 और F2 इक्वल है, डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर F1 प्लस माइनस ऑफ वेक्टर F2। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। दोनों का सम कितना होना चाहिए? जीरो। देखो ये F1 इक्वल्स टू F2 आएगा नहीं आएगा?
क्या ये कंडीशन वापस आएगी क्या? यस और नो? बोलो, ठीक है ना? मतलब वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस आर 0, तब वो ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्रेजेंट होता है। सेम आप लोग बोलोगे कि सर देखो ये ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ मास भी फिक्स्ड है, जैसे ही हम लोगों ने फोर्स लगाया इधर से तो ये इसको ऊपर लेकर आएगा और ये इसको नीचे लेके जाएगा। तो इस तरीके से क्या ये रोटेशन वाली कंडीशन में आ जाएगा क्या? और जब भी रोटेशन वाली कंडीशन में आ जाता है तो एंगुलर फोर्स लगता है, और एंगुलर फोर्स होता कितना है? टॉर्क। इसका मतलब इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन तो है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ये फोर्सेस कौन से हैं? लीनियर फोर्सेस। तो सारे फोर्सेस का क्या होना चाहिए? एंगुलर फोर्स भी तो 0 होना चाहिए। देखो वही सेकंड लाइन होगी, व्हेन वेक्टर सम ऑफ ऑल एंगुलर फोर्सेस आर 0। और आप लोगों को पता ही है कि ये एंगुलर फोर्स क्या होता है? टॉर्क होता है। तो सेम कंडीशन लिख सकते हैं हम लोग इसके लिए, क्या? टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। देखो सेम कंडीशन में हम लोगों ने लिख दिया। आ गया समझ में? यस और नो? इक्विलिब्रियम समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम होता क्या है एक्चुअली में? बोलो भाई, सबको आ गया? कोई दिक्कत तो बोलो, नहीं है? चलो तो ले लो मेरे पास का स्क्रीनशॉट। फिर अब न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं वो बताता हूं आप लोगों को। डन? हो गया? देखना न्यूमेरिकल के लिए आप लोगों को 2-3 चीजें याद रखनी है। जैसे एक लॉन्ग रॉड है, ये रॉड है, ओके? ये रॉड बैलेंसिंग कंडीशन में है। तो बताओ मुझे, बैलेंसिंग कंडीशन में होगी बेटा तो इस पर फोर्सेस लग रहे होंगे, नहीं लग रहे होंगे? कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? ये रॉड है, इसको मुझे रखना है, बैलेंस करना है इस जगह। आप लोग क्या बोलोगे कि सर एक तो वेट फोर्स लग रहा होगा इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लग रहा होगा वेट फोर्स डाउनवर्ड। आप लोग बोलोगे कि सर वेट फोर्स के अगेंस्ट रिएक्शन फोर्स भी लगता है जो उसको बैलेंस करके रखेगा, क्योंकि वेट फोर्स ज्यादा हो गया तो नीचे चला जाएगा। तो रिएक्शन फोर्स होना चाहिए ताकि इसको क्या करके रखे? बैलेंस करके रखे। यहां वही कंडीशन है कि यहां पर आप लोगों के पास में 2 बैलेंसिंग पॉइंट होते हैं, ऐसे इस तरीके से, जिसपे ये बैलेंस्ड रहती है, मतलब रखी हुई रहती है, इसके ऊपर टिकी हुई है, ये इसके ऊपर ऐसा रखा हुआ है, ठीक है? तो ये जो ट्राइंगल शेप बैलेंस्ड है ना, इनका नाम होता है, इनको बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं नाइफ एजेस। क्या वर्ड आता है? आप लोगों की न्यूमेरिकल्स करते वक्त ये वर्ड आएगा, नाइफ एजेस। नाइफ एजेस मतलब उस पर रखी हुई है, ऐसे एज है जिनके ऊपर वो बैलेंस्ड है, नाइफ एज, ओके? रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, इस सेंटर ऑफ मास पर एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ये रिएक्शन फोर्स है। एक फोर्स, 2 फोर्स इन दोनों रॉड्स के दोनों एंड्स पे लग रहे हैं। तो इसमें से जो एक फोर्स होता है उस फोर्स को बोलते हैं लोड, और सेकंड को बोलते हैं एफर्ट। 2 वर्ड और नए आ गए, कौन कौन से? एक तो आ गए नाइफ एजेस, एक आ गए लोड और एफर्ट। लोड क्या होता है? लोड मतलब वेट, और एफर्ट क्या होता है? उस लोड को बैलेंस करने वाला फोर्स। देखो ये एक है, रॉड है, इसको मैं यहां लोड लगा रहा हूं, तो लोड जैसे ही लगाऊंगा बेटा तो लोड लगाते ही ऊपर आएगा, ये वाला एंड ऊपर आएगा। लेकिन अगर मैं एक एफर्ट फोर्स और लगा दूं तो क्या इसको ऊपर आने देगा? क्या नहीं आने देगा ना, वो क्या हो जाएगा? बैलेंस रखेगा, उसको वापस खींचेगा नीचे की ओर। तो लोड
कितना लोड लगाया मूवमेंट के लिए, कितना एफर्ट फोर्स लगाया उसको बैलेंस करने के लिए। आगे समझ में, लोड एंड एफर्ट। ओके, तो दो वर्ड नए हैं, लोड एफर्ट, एक टर्मिनोलॉजी दोनों की। सेकंड टर्मिनोलॉजी है नाइफ एजेस। नाइफ एजेस मतलब उस पर बैलेंस्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उस पर बैलेंस होने की वजह से इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ओके, ये आगे समझ में। फर्स्ट चीज वर्ड्स। सेकंड चीज, ऐसे क्वेश्चंस करते वक्त आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जितने भी वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स चल रहे हैं वन डायरेक्शन में वो इक्वल होंगे किसके, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन के। मतलब क्या होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, एक बार ऊपर जाए एक बार नीचे आए, ये मोशन कैसा है, वन डायमेंशन है या नहीं है। और वन डायमेंशन मोशन जो होते हैं वो ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं। तो सेकंड कंडीशन लिखेंगे हम लोग इन ट्रांसलेशनल मोशन। इस ट्रांसलेशनल मोशन कंडीशन में क्या होगा, ऊपर वाला फोर्स जितना भी है आर, दोनों फोर्सेस जो है उनके सम के इक्वल होता है। अब चाहे ऊपर कितना भी लग रहा हो नीचे कितना भी लग रहा हो, क्लियर है ना। बैलेंसिंग कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर का फोर्स और नीचे की फोर्स इक्वल होंगे। ये अंडरस्टूड है, कोई रोबोटिक साइंस नहीं, समझ में आता है आपको कि इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब ऊपर का और नीचे का फोर्स बराबर होगा। क्लियर कट। ओके, थर्ड चीज, थर्ड आती है कंडीशन कि अगर लोड फोर्स और एफर्ट फोर्स इनमें से कोई ज्यादा हो गया, अगर ये लोड ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, इसको घुमा देगा, और घुमाते ही कौन सा फोर्स आएगा, एंगुलर फोर्स। तो कौन सा मोशन होने वाला है, रोटेशनल मोशन। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी, रोटेशनल की। तो इन रोटेशनल मोशन क्या होगा, रोटेशनल मोशन में टॉर्क इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो टॉर्क 1 इक्वल होगा किसके, टॉर्क 2 के। चाहो तो आप लोग ये भी लिख सकते हो क्या कि वेक्टर सम ऑफ टॉर्क शुड बी 0। आप लोग ये भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, सेम चीज है। क्लियर है। सेकंड चीज, अब इस टॉर्क को लिखते कैसे हैं, आप लोगों को सबको पता है कि टॉर्क जो होता है वो टॉर्क फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता है। टॉर्क जो होता है वो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता है। देखना, सेंटर ऑफ मास से इस फोर्स की डिस्टेंस कितनी है, ये वाली है क्या, लेट्स सपोज d1 है, ये d2 है। ओके, तो टॉर्क का फोर्स फॉर्मूला F और ये क्या हो जाएगा d, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर। सेकंड चीज में ध्यान रखनी होती है कि अगर डायरेक्शन आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ऑलवेज कंसीडर करते हैं एज ए पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं एज ए नेगेटिव। क्लियर। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी है आपको। कौन सी डिस्टेंस लेनी है, इन डायरेक्शन में डिस्टेंस कौन सी लेनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखना, अब देखो ध्यान से देखो, ये टॉर्क 1 और टॉर्क 2 इक्वल होंगे एक दूसरे के। अगर मैं चाहे इस फॉर्म में लिखूं चाहे इस फॉर्म में लिखूं, देखो आप ये तो बहुत इजी है, डायरेक्ट लिख दोगे आप लोग। आप लोगों को यहां डाउट होता है, मैं इसी के लिए लिख देता हूं। देखना तो ध्यान से देखो, क्या आएगा बेटा, टॉर्क 1 और टॉर्क 2 मल्टीप्लाई आएगा किस किस का, फोर्स का और डिस्टेंस का। तो F1 इंटू d1 और टॉर्क 2 क्या होगा, F2 इंटू d2 इक्वल्स टू 0, ये 0। देखो डायरेक्शन लेनी है एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज, नेगेटिव। कब, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखना, बताना मुझे भाई, ये सेंटर ऑफ मास मेरा F1, मैं से एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तब जल्दी आएगा या मैं से क्लॉकवाइज जाऊंगा तब जल्दी आएगा, बोलो बोलो। सेंटर ऑफ मास मेरा एंटी क्लॉकवाइज जल्दी आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, प्लस, मतलब ये क्या आएगा, प्लस। अब देखो F2 मेरा क्लॉकवाइज में सेंटर ऑफ मास के नियर आएगा जल्दी, या फिर F2 आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज में आएगा, बताओ।
भाई क्लॉकवाइज में आएगा एफ की जल्दी, एंटी क्लॉकवाइज में आएगा, क्लॉकवाइज में आएगा ना, क्लॉकवाइज में क्या होगा माइनस, ये देखो माइनस इक्वल्स टू 0, दोनों को इक्वल करके लिखना है। देखो तो क्या आ जाएगा F1 D1 इक्वल्स टू F2 D2, ये देखो डायरेक्ट ही आ गया, ये भी लिख सकते हो आप लोग। समझ पा रहे हो क्या? जहां भी दिक्कत है बोलना बेटा, किसी को बोलो सब। हाँ बोलो। सही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ में नहीं आया। अच्छा देखो हटा देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, वापस लिख देंगे। देखना ध्यान से देखो, इसके पहले तक समझ में आया, यहां तक समझ में आएगा क्या सिद्धि? यस सर। अब देखना टॉर्क क्या होता है बेटा, मैंने क्या बताया, टॉर्क क्या होता है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, होता है। तो Yes, sir. फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्म में है ना, लेकिन मुझे तो वेक्टर चाहिए, मतलब डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन मैंने इंक्लूड कर ली है जो यूनिवर्सल डायरेक्शन है, कि एंटी क्लॉकवाइज कभी भी चलो प्लस लिखते हैं, क्लॉकवाइज कभी भी चलो माइनस लिखते हैं, और उन दोनों डिस्टेंस में चूज वो करते हैं जो शॉर्टेस्ट होती है। क्लियर? अब देखो इस टॉर्क को लिखना है मुझे, तो मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दिया। क्या लिखा बेटा मैग्नीट्यूड फॉर्म में? F1 इंटू D1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क 2 के लिए लिख दिया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन और इन दोनों का सम क्या है 0, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करी मैंने, ओनली मैग्नीट्यूड लिखा है। डायरेक्शन मेरे को इससे इंक्लूड करनी चाहिए। क्या होगा F1 D1, तो डिस्टेंस कौन सी लेनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखना फॉर F1 के लिए सेंटर ऑफ मास आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तब आएगा, या फिर ऐसे क्लॉकवाइज आओगे तब जल्दी आएगा? बताओ कैसे जल्दी आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा, मतलब क्या होना चाहिए प्लस, ये रहा प्लस। ओके अब देखना F2 के लिए, F2 के लिए मैं क्लॉकवाइज चलूं तब सेंटर ऑफ मास जल्दी आएगा, या F2 के लिए मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं तब सेंटर ऑफ मास जल्दी आएगा? बताओ। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब माइनस, खत्म कहानी। आ गया क्या सबको समझ? बोलो यस, सबको आ गया ना? आरुषि, आशी, हिरण्या, नेहा, शिवानी, आ गया ना बेटा? ले लो इसका एक बार स्क्रीनशॉट देखो, और अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। ले लो एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका। यस ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस कैसे करेंगे इक्विलिब्रियम वाले। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों को टफ नहीं लगेंगे, और एक क्वेश्चन कंफर्म होता है बेटा एग्जाम में आने वाला, लेकिन ये सब कुछ सीखना पड़ता है जो मैंने आपको सिखाया पिछले 15 मिनट में। देखो क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों की बुक में, वही क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखो क्वेश्चन है a metallic bar 70 centimeter long and 4 kg in mass supported on 2 knife edges placed 10 centimeter from each end. A 6 kilogram load is suspended at 30 centimeter from one end. Find the reactions at the knife edges. देखना ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, मान लो क्या करोगे,
जैसा जैसा कह रखा है वैसा वैसा डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। देखो मेटेलिक बार है, कितने मीटर लंबी है, सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। ये देखो ये 70 सेंटीमीटर लॉन्ग बार ले ली मैंने, ये 70 सेंटीमीटर। मास कितना है, 4 kg, इसका मास ले लिया 4 kg। क्या है, इन मास सपोर्टेड ऑन 2 नाइफ एजेस। अब देखो ये देखो 2 सपोर्टेड नाइफ एजेस पर है, ये रहा। इसने बोला है मास 4 kg है। मुझे बताओ किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है और वो ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का मास कहां कॉन्सेंट्रेट रहता है, सेंटर ऑफ मास पर। मतलब ये 4 kg मास जो होगा ये कहां प्रेजेंट रहेगा बेटा, इसके सेंटर ऑफ मास पे प्रेजेंट रहेगा क्या। मतलब सेंटर ऑफ मास पर जो वेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 × 10 mg, मतलब 40 न्यूटन की रॉड पे सेंटर ऑफ मास पर 40 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। आया समझ में आया। सपोर्टेड ऑन 2 नाइफ एजेस, ये नाइफ एजेस होती है, प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड। ये दोनों जो नाइफ एजेस है ना वो दोनों एंड से, यहां से भी 10 सेंटीमीटर, यहां से भी 10 सेंटीमीटर, टोटल 70 सेंटीमीटर है। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कितनी होगी, 35 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसमें, तो ये 35 सेंटीमीटर। यस और नो, आया समझ में आया, ये 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे देखो ये अब क्या बोला है इसने, फ्रॉम ईच एंड ए 6 किलोग्राम लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। एक एंड से, किसी भी एंड से, चाहे यहां से ले लो ए से, चाहे बी से ले लो, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 6 किलोग्राम का लोड सस्पेंडेड करना है। दैट मीन्स अगर मैं यहां से 30 सेंटीमीटर काउंट करूं तो देखो बेटा ये 35 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर की गैप पे दूसरा लोड होगा या नहीं होगा, कितना है, 6 kg। मतलब ये फोर्स कितना होगा, 6 × 10, कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन होगा या नहीं होगा, होगा ना। ये कहां प्रेजेंट है, 30 सेंटीमीटर पे। मतलब इन दोनों के बीच में कितनी गैप हो गई, 5 सेंटीमीटर। क्लियर। फाइंड द रिएक्शन फोर्स एट द नाइफ एजेस। नाइफ एजेस पर रिएक्शन फोर्स लग रहा है, मतलब एक रिएक्शन फोर्स ये लगेगा R1, एक रिएक्शन फोर्स ये लगेगा R2। इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है R1 और R2 की। क्या ये डायग्राम समझ में आया क्या आप लोगों को, नहीं आया तो वापस बता दूंगा, जल्दी से बोलो यस और नो फटाफट से। आ गया समझ में, सबको आ गया। अब देखना, अब बोल रहा है बेटा कि मुझे रिएक्शन फोर्सेस निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, हम देखो, हम लोगों ने देखो लोड, एफर्ट, नाइफ एजेस, इसकी बात कर ली। सेकंड पॉइंट क्या था, ट्रांसलेशनल मोशन, तो वही लगा देंगे। तो क्या होगा, इन ट्रांसलेशनल मोशन, क्या बताया था बेटा ट्रांसलेशनल मोशन में, कि जितने भी वर्टिकल अपवर्ड फोर्स होते हैं वो वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स से इक्वल होते हैं। मतलब R1 + R2 इक्वल होगा किसके, 60 + 40 के। ये 60 + 40 न्यूटन, मतलब R1 + R2 इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। यहां कोई दिक्कत है ही नहीं। क्लियर। नाउ अब जब R1 और R2 इक्वल हो गए 100 न्यूटन के, तो रोटेशनल मोशन की कंडीशन क्या आएगी, तो इन रोटेशनल मोशन, देखना रोटेशनल मोशन के डिस्टेंस लेते हैं, किसके रिस्पेक्टिवली लेते हैं, सेंटर ऑफ मास के। तो देखना ये क्या लिखेंगे हम लोग, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ध्यान से देखो सब जने, भाई सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की इससे डिस्टेंस कितनी है, जो 40 न्यूटन का फोर्स है उसकी सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस है, 0। मतलब ये वाला फोर्स तो काउंट करेंगे नहीं। अब कौन कौन से फोर्सेस बचे बेटा, टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आया याद, देखना सब ने, देखो कौन कौन से फोर्सेस बच गए, सेंटर ऑफ मास वाले को छोड़ दिया, कौन कौन से बचे, R1 60 न्यूटन और R2। इसके अलावा कोई फोर्स दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, लिख लेते हैं। देखो डिस्टेंस क्या आएगी, R1। इस R1 की डिस्टेंस कितनी है सेंटर ऑफ मास से, कि भाई टोटल अगर 35 है,
35 में से 10 चला गया तो ये डिस्टेंस कितनी बच गई? 25 बच गई क्या? ये 25 R1 R2 की लिख ले तो R2 की लिख लो। R2 डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल है यहाँ पर आप लोगों के पास 35, 10 यहाँ हम लोगों ने निकाल दिया तो कितनी बच गई? नेक्स्ट ये भी 25, ये भी 25। अब कौन सा बच गया? 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन का कितना आ जाएगा बेटा? 60 का बताओ डिस्टेंस 60 इंटू कितनी डिस्टेंस इसी सेंटर ऑफ मास से? 5, ये 5 और इक्वल्स टू 0। ये तो लिख लिया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन इंक्लूड करें? देखो करो डायरेक्शन इंक्लूड। क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, शॉर्टेस्ट। देखो ध्यान से, R1 सेंटर ऑफ मास में R1 ये एंटी क्लॉकवाइज घूमकर आएगा तब सेंटर ऑफ मास जल्दी आएगा, या R1 क्लॉकवाइज आएगा तब सेंटर ऑफ मास जल्दी आएगा? R1 क्लॉकवाइज आएगा तो सेंटर ऑफ मास जल्दी आएगा। क्लॉकवाइज मतलब माइनस। नाउ R2, ये R2 क्लॉकवाइज घूम के आएगा तब सेंटर ऑफ मास जल्दी आएगा, या फिर R2 एंटी क्लॉकवाइज आएगा तब? देखो एंटी क्लॉकवाइज आएगा तब शॉर्टेस्ट होगा, मतलब ये क्या आना चाहिए? प्लस। अब बच गई बात 60 वाले की। 60 अगर क्लॉकवाइज घूम के आएगा तो सेंटर ऑफ मास जल्दी आएगा, या 60 अगर एंटी क्लॉकवाइज आएगा तब आएगा? देखो एंटी क्लॉकवाइज जल्दी आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस। क्या ये समझ में आ गया क्या आपको? यस और नो? बोलो बोलो भाई, आया समझ में? आया? अब देखो कितना आ जाएगा ये, इसको सॉल्व कर लो। -25 R1 प्लस 25 R2 प्लस 300 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करोगे इसको तो क्या आ जाएगा? अगर 300 हम लोग इधर रखें तो ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 25 को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा प्लस का, उधर जाएगा तो R1 ये आ जाएगा माइनस का, माइनस R2 इक्वल्स टू प्लस का ही रहेगा तो 300, तो 25 बन जा 25 और 25 2 जा, तो R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 12 न्यूटन। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट आ गई। R1 प्लस R2 एक बार R1 माइनस R2 कितना आ गया? ये 100 न्यूटन। देखो कितना आया, ऐड कर लो तो ट्वाइस R1 इक्वल्स टू 112। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई? 56 न्यूटन। R1 जब 56 आ गया यहां रखो तो R1 56 न्यूटन है, तो R2 रखोगे तो 100 माइनस 56 मतलब 44 न्यूटन इज द आंसर। क्या समझ में आया क्या आपको? बोलो भाई, आ गया? कर लोगे ना सब जने? इजी है ना? कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो आप लोग कंस्ट्रक्शनल डायग्राम बनाओ उसका कि कह क्या रहा है। सेकंड चीज, ट्रांसलेशनल मोशन में वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। देन उसके बाद रोटेशनल मोशन में टॉर्क लिखना है, तो टॉर्क को क्या, टॉर्क जब भी लिखो तो क्या लिखो? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लिख दिया। फिर डायरेक्शन देख लो अपनी कि शॉर्टेस्ट एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है या क्लॉकवाइज में आ रहा है, जिसमें भी आ रहा है उसको मेंशन कर दो, खत्म कहानी, बस सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। यस तो कर लोगे ना? ले लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। डन? ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखना ये क्वेश्चन होमवर्क में है, ये आपको करना है भाई। A 3 meter long ladder weighing 20 kilogram leans on a frictionless ball. Its feet rest on the floor 1 meter from the wall
as shown in figure. Find the reaction forces of the wall and the floor. क्वेश्चन आ गया, डायग्राम आप लोगों के पास आएगा। ये लैडर है, ये लैडर रखी हुई है इसके, ये लैडर है ए बी, ओके, और ये लैडर 3 मीटर लॉन्ग है, और अब आप लोगों को इस पर फोर्सेस निकालने हैं। कर लोगे? देखो 3 मीटर लॉन्ग लैडर, 3 मीटर लॉन्ग लैडर वेइंग 20 kg मीन्स 20 kg मतलब सेंटर ऑफ मास कहां होगा? वेट फोर्स या सेंटर ऑफ मास कहां होगा? डाउनवर्ड। देखो यहां लग जाएगा, कितना है? 20 kg मतलब 200 न्यूटन। नाउ फ्रिक्शन लेस मतलब कोई भी यहां पर आपके पास फ्रिक्शन नहीं है, ना फ्लोर पे ना वॉल पे। इट्स फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर 1 मीटर। इट्स फीट, लैडर का फीट क्या होगा? ये वाला 1 मीटर। कहां से? फ्रॉम दी वॉल, फ्रॉम दी वॉल एज शोन इन द फिगर। ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। देन फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस। रिएक्शन फोर्सेस कहां लगेगा? जहां सपोर्ट होगा। तो देखो इस पर रिएक्शन फोर्स कहां लगेगा? यहां टच है तो ऊपर लगेगा। इस वाले पे रिएक्शन फोर्स कहां लगेगा? यहां टच है तो परपेंडिकुलर यहां लगेगा। तो एक को R1 ले लेना, इस वाले को R2 ले लेना, और ये सेंटर ऑफ मास पर वेट फोर्स लग गया 200 न्यूटन का। बताओ क्या कर सकते हो? क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हो? क्या कर सकते हो ना? बोलो, हिंट दे दिया मैंने, पूरा डायग्राम ड्रॉ कर दिया है R1 R2 करके। कर लोगे? तो करना इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट रहेगा तो कल की क्लास में हम लोग से कुछ और क्वेश्चंस प्लस फिर आगे एडिशनल देख करके हम लोग चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशनल पे मूव करेंगे। ओके, तो आज का जो भी है इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा न्यूमेरिकल पर्पस से, देखना पूरा वीडियो। डाउट लगता है तो पूछना आकर के नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड डे।